जो बच्चे जो है 3 मर गए। आप देखा, वो बनने तो आए थे आईएएस आईपीएस, क्या बने? लाशें बन के गए घर में। अब इतना पैसा खर्च कर रहे हैं माँ बाप, है माफियागिरी चल रही है, कहीं भी कुछ भी कर दो। लीगल जो है सबको छूट मिली हुई है कि कहीं जो है कहीं कोचिंग सेंटर खुलवा दो, कहीं उसमें जो है कोई लाइसेंस ना हो, कुछ भी ना हो, तो कौन पूछ रहा है? लेकिन संजय सिंह आए थे सुबह हमारे इंडिया न्यूज के मंच पे, वो कह रहे थे कि हमें लेगेसी में मिला है, 20 साल पहले से चला आ रहा है। अब मैंने ये थोड़ा ही कहा कि संजय सिंह की गलती है, मैं तो ये कह रहा हूँ ये जो लोग सरकार उन्हीं की है ना। अब उनकी है तो उनसे पूछो कि उनकी आंख के नीचे सब चीजें हो रही है, तो आप ये पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर इतना भी ध्यान नहीं है तो फिर क्या फायदा उनका सत्ता में होने का। और फिर सच ये है, हमारी लड़ाई तो सत्ता से ही है, क्योंकि सत्ता में बैठ के कोई काम नहीं करेगा तो हम तो सवाल पूछेंगे। और इसलिए पूछेंगे कि आप कहते हो उत्तर, ये दिल्ली वाले कहते हैं कि हम 1 करोड़ रुपए देते हैं अगर किसी की भी को भी नुकसान होता है जो कर्मचारी, लेकिन सफाई कर्मचारी मरता है कुछ नहीं देते। ये विकसित भारत है। आप देखो 5वीं अर्थव्यवस्था है, आज भी गटर में उतरते हैं हमारे लोग, सर पे मैला उठाया जाता है, आज भी माओ को इस गंदगी में हाथ डालना पड़ता है। ये है विकसित भारत, 5वीं अर्थव्यवस्था। सोचो अगर हम 10वीं 12वीं होते तो क्या होता। तो मेरा ये कहना है कि गरीब वर्ग के बारे में सरकारें सोच नहीं रही हैं। पूंजीपतियों का बड़ा पैसा माफ कर दे, 16 लाख करोड़ रुपए, तो गरीबों के लिए भी पैसा पहुंचाओ, योजना बनाओ। गैस सिलेंडर के दाम देखो कहाँ है, पेट्रोल डीजल के दाम देखो कहाँ है, बिजली देखो के दाम कहाँ है। तो उस पर तो कोई जब सवाल करता नहीं, मीडिया भी उस पर डिबेट कम करती है। अब मैं इंडिया न्यूज वालों कहूँगा कि वो क्या करें, क्योंकि देश का नौजवान, देश की महिलाएं, किसान, मजदूर सब लोग देख रहे हैं कि हमारा मुद्दा कौन उठा रहा है, और वो उसी तरह उसका सम्मान कर रहे हैं। और जब देखते हैं हमारे मुद्दे पर चर्चा नहीं हो रही है तो फिर नाराज भी होते हैं। अब इंटर्नशिप की बात हुई है बजट में, बताइए एक सवाल, एक सेकंड सुनिए। इंटर्नशिप की बात हुई है, और इंटर्नशिप क्या परमानेंट रोजगार है? आप बता दो। इंटर्नशिप करने के बाद क्या करोगे? अग्निवीर के बाद क्या करोगे? सवाल ये, पक्का रोजगार दे नहीं रहे हो। सारी सरकार निजीकरण करके सारी सरकार नौकरियां खत्म कर दी। तो कह रहे हैं अग्निवीर को हम समायोजित कर देंगे, आरक्षण दे देंगे। है? अग्निवीर को तो कह रहे हैं हम समायोजित कर देंगे, 4 जब आएंगे वो अग्निवीर से वापस। कौन कह रहे हैं? यूपी सरकार कह रही है, कई सरकारें कह रही हैं कि हम। तो ठीक है, जब उनका मौका मिले जनता ही तो देगी भाई, हम कहाँ से कहते हैं। हमें अभी मौका इतना नहीं दिया जनता ने, जब मौका जनता हमें देगी हम जनता के हितों के लिए बहुत अच्छे काम करके दिखाएंगे। अच्छा ये बताइए चंद्रशेखर जी, हर मुद्दे पे आप लोग बोलते हैं, हाथरस में भोले बाबा की घटना हुई, 123 लोग की मौत हो गई, आप भी वहाँ गए। जो अखिलेश यादव ने कुछ भी इस तरह का सवाल भोले बाबा पर नहीं किया। हाँ, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जरूर कहा कि ये निंदनीय है, गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप भी गए थे, आपका क्या स्टैंड था? क्या ऐसे बाबाओं की जो सभा होती है वकील साथी यहाँ बैठे हैं, हमने ये पूछा था कि जब उत्तर प्रदेश सरकार एफआईआर ही नहीं करे तो गिरफ्तारी कौन से उसमें कर दोगे? अब बचा तो उत्तर प्रदेश सरकार रही है भाई। आप एफआईआर में नाम तो डालो, जांच होने दो। निर्दोष होंगे तो हम क्या कह रहे हैं जेल भेज दो, लेकिन अगर दोषी होंगे या निर्दोष होंगे इसका फैसला तो जांच में होगा ना, या कोर्ट करेगी। तो एफआईआर ही नहीं की उत्तर प्रदेश सरकार, एक बाबा मिलकर दूसरे बाबा को बचा लिए। अब ये सोचो, यही समझो, एक तरफ निर्दोष व्यक्ति जेल चला जाता है और दूसरी तरफ दोषी व्यक्ति। अभी मैं आपको उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था के बारे में बताता हूँ। उत्तर प्रदेश का सवाल आपने किया, 2.5 साल की बच्ची जो है उसके माँ बाप कह रहे हैं कि उसको नोच दिया है, रात को उठा के ले गए, और उनके माँ बाप ही एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस हाथ पे आधर के बैठी है मेरठ में, और कोई जाता पूछने तो धमका देते हैं, कहते भाग जाओ यहाँ से। ऐसे ही मैं यहाँ गाजियाबाद में गोली मार दी, सरेआम गोली मार दी बाप बेटे को। राजस्थान में गर्दन तलवार से काट दी। हम कहाँ रह रहे हैं? हम कोई ऐसे देश में रह रहे हैं कि जहाँ राजतंत्र किसी भी गर्दन काट दो, किसी को मार दो। वो तो कहते हैं हमारी कानून व्यवस्था, हमारा लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और करप्शन पर जीरो ये, टॉलरेंस ये, है। ये अगर दिखाएंगे आपको तो यहाँ 4 गोली लगी है, ये इन्हीं की सरकार में लगी है। तो वायु श्रेणी सुरक्षा भी मिली है आपको, तो ये अब मेरे लिए गोली खा लेंगे क्या? बताओ। यहाँ तो सुरक्षा वाले हर बहुत सारे लोग घूम रहे, जब गोली आती है ना इतनी स्पीड होती, इतना आंख पे झपकते, इतना गोली चल लग जाती। और यहाँ दिल्ली में नहीं है सुरक्षा, हमें आपको जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ उत्तर प्रदेश में सुरक्षा दी है। उनको लगता है उत्तर प्रदेश में हमारा खतरा है, उत्तर से बाहर खतरा नहीं है। ये सरकार है भाई, ये सरकार है। ये किसी की जिंदगी कितनी कीमत समझती है, ये किसी छिपी भी नहीं। हमने तो बहुत दिन पहले बताया था, और हमने यहाँ भी बताया कि यहाँ हमारी रेकी हो रही। हमने कहा सरकार को, लेटर लिखा, लेकिन अभी तक सुध नहीं लिए। तो कमजोर वर्गों के नेता जिए मरे, उनको क्या फर्क पड़ता है सरकार के लोगों को? कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो फिर व्यवस्था होती नहीं होती। आपके ऊपर भी हमला हुआ, आपके ऊपर आपके समर्थक बहुत ज़्यादा संख्या में जुटे, वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है, वो कहती कानून व्यवस्था ठीक है, आप कहते हैं कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, तो आपको लगता नहीं कि सरकार और जो विपक्ष है दोनों में जब इस तरह का मुद्दा आता है तो सड़क से और सदन तक दोनों जगह बात होनी चाहिए?
देखिए सड़क पर ऐसा विपक्ष है, उतरता नहीं, सिर्फ सदन में बात करता है। ऐसा है, देखिए मेरी बात सुनिए, हम उत्तर प्रदेश के सदन में नहीं, आप तो लोकसभा में, तो लोकसभा में हमने उठाइए लोकसभा मुद्दा। के बाहर भी उठाया, आपको याद होगा। और अपनी बेरी के बेर कोई खट्टे नहीं बताता है। और अगर आपको देखना है तो आंकड़े देख लो, एनसीआरबी का डाटा देख लो, उत्तर प्रदेश कौन सी उसमें है, कौन से नंबर पे है, तो आपको पता लग जाएगा। हमारी छोड़ दो, और ये जो बहनें बैठी हैं सब इनसे पूछ लो कि क्या कानून व्यवस्था, क्या रात को 10-11 बजे के बाद बेटी निकल सकती है क्या, और निकल सकती है तो हमें बता दो, और नहीं निकलेगी और कितने टुकड़ों में आएगी ये भी नहीं पता है। और लूट डकैती तमाम तरह की चीजें और भ्रष्टाचार और ये सब चीजें सब सामने हैं। और हाथरस में जो घटना हुई, क्या आप उसको सही मानते हैं? तो आप मुझे बताओ कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार है, सबसे पहले जिम्मेदार है सरकार, फिर जिम्मेदारी है एडमिनिस्ट्रेशन की और पुलिस की, इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर है। क्या व्यवस्था थी वहां, 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, 100 लोग लगा रहे हो। उनको पता था कौन लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, कमजोर वर्ग के, तो मरने तो क्या फर्क पड़ता है। बाद में तो कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन जब 2-2.5 लाख लोग आते हैं तो उसमें प्रशासनिक चूक तो कहीं ना कहीं होती है। बाद में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाती है। दो आपको चार लगता है कि नहीं सीनियर कि अधिकारियों पे मुकदमा लिख के उनको जेल भेजते कि ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। उससे 2-4-10 दिन पहले मैं गया था मुजफ्फरनगर में, इतने लोग इकट्ठा हुए थे, नाम मात्र के पुलिस वाले थे। मैंने मंच से कहा था कि ये गैर जिम्मेदारी है, कोई बड़ी घटना हो सकती है लेकिन सरकार का ध्यान वहां नहीं। अगर कोई नेता चला जाता, कोई बड़ा अधिकारी चला जाता तो खूब व्यवस्था लग जाती, क्योंकि यहाँ बड़े लोगों की इज्जत है, बड़े लोगों की जान की वैल्यू, मैंने आपको बताया। गरीबों की जान की वैल्यू नहीं है। जहाँ पैसे वाले उद्योगपति, जहाँ नेता लोग जाएंगे वहाँ सब कुछ सुरक्षा व्यवस्था लगी, लेकिन जहाँ गरीब लोग जाएंगे कोई व्यवस्था नहीं लगी, मरो या जियो। एक नया मुद्दा इस समय चल रहा है, नेम प्लेट। आप भी जहां से आते हैं उस इलाके में सबसे ज्यादा कि नेम प्लेट लगाना है सबको, दुकानदारों को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सीधे सीधे टिप्पणी की है कि भाई आपको क्या करना और क्या नहीं करना। आपकी क्या राय है इस पे कि क्या नेम प्लेट लगना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं लगना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं लगना चाहिए। दोनों पक्ष की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़े तो हम नहीं, हम तो वकील हैं और माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। और मैं ये कहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो उत्तर प्रदेश सरकार कभी नहीं मानती कि उन्होंने ये गलत जो है नियम बना दिया है। और ये तो अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया। अगर कहीं पेंडिंग हो जाता तो ये सब चीजें हम अपनी आंखों के सामने देखते। लेकिन आप मुझे जवाब दो एक बात का, अभी आज गाजियाबाद में शायद पुलिस की गाड़ी तोड़ दी है और 6-7 घटनाएं ऐसी दिखाई दी जिसमें गाड़ी तोड़ रहे हैं। क्या ये हिंसा स्वीकार्य है जनता को? बिल्कुल नहीं, हिंसा तो कहीं से भी स्वीकार तो नहीं इस पे कोई मुकदमा दर्ज हुआ था उत्तर प्रदेश में? आप हमें बता दो। किसी को हिंसा करने की छूट हो तो आप हमें बता दो। और मॉब लिंचिंग हो रही है पूरे देश में, मारा जा रहा है मुसलमानों को, शामली में मार दिया। और आपको तो देखो, कानून व्यवस्था पे आपने सवाल किया था, अलीगढ़ में जाके देखिए, आपको पता लगेगा। तो जिसकी मॉब लिंचिंग हुई उसी के परिवार पर उल्टा 7 लोग मुकदमा कर दिया 11 दिन 12 दिन बाद, क्योंकि नेताओं के इतने दबाव में है पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की उनकी जी हजूरी करनी है, चाहे वो कानून की सीमाएं लागे, चाहे अपनी ड्यूटी के साथ धोखा कर दे, कुछ भी कर दे। लेकिन यूपी सरकार ये कहती कि ये सिर्फ हमने किसी समुदाय के लिए नहीं किया, सबके लिए किया। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी जो दुकानें लग रही हैं उसमें नेम प्लेट लगाने को बोल दिया गया है, अयोध्या और मथुरा में भी बोल दिया गया। लेकिन उसको जिस तरह से सांप्रदायिक रूप दिया गया और उसको फिर उसमें कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, उसकी याचिकाएं पाट डाली गई। अयोध्या ने क्या संदेश दिया देश को? अयोध्या ने क्या संदेश दिया, आप समझे नहीं समझे? अयोध्या ने संदेश दिया कि राजनीति व्यक्तिगत विषय है, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के प्रति कितनी भी आस्था रख सकता है, लेकिन लोकतंत्र में मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी, ये संदेश भी है। अगर भाजपा अयोध्या में हार जाती है, बद्रीनाथ में हार जाती है, तो भाजपा को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो गलत ट्रैक पे है। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मैं मानता हूं कि कमियां जनता में कुछ हैं, जनता को ये समझना चाहिए कि कितनी बार ठगी जाएंगी। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हम अयोध्या जीते हैं, अयोध्या सदर जो विधानसभा है वहां वो जीते हैं, बाकी विधानसभाओं में हार गए। वो ये तर्क देते हैं इसके उत्तर पीछे। प्रदेश में दूसरी बार सरकार उनकी है। अब ये तर्क, अब वो फिर कहने लगे कि हम वो गली जीते हैं जिसमें मंदिर है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई? ये उनके अपने तर्क है, हम उन पर नहीं जाना चाहते। मगर मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की सरकार तो अभी आपस में ही लड़ रही है, हम तो नहीं लड़ाए, हमारा कोई रोल नहीं। वो आपस में ही लड़ रहे हैं, उनको जनता की चिंता ही नहीं है। अब देखो उनकी चिंता कब दूर हो। मगर हम ये जानते हैं जो सरकार वर्तमान में वहाँ है और हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किस तरह से कमजोर वर्गों का दमन हो रहा है, उनकी जमीनें, उनके घर, उनके कारोबार किस तरह लूटा जा रहा है, ये किससे छिपा हुआ नहीं। और कानून व्यवस्था के नाम पे जो खिलवाड़ हो रही है, इसका सबक आने वाले चुनाव में, उपचुनाव में जनता उनको सिखाएगी।
आप 10 सीटों पर, यूपी की सभी 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सबसे बड़ी चुनौती किस पार्टी को मानते हैं? बसपा भी लड़ने जा रही, पहले मायावती जी कहती थी कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बार वो उपचुनाव लड़ने जा रही हैं। चंद्रशेखर भी लड़ने जा रहे हैं, और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी यानी जो इंडिया गठबंधन आपका वो लड़ेगा ही लड़ेगा। बीजेपी, किसको सबसे बड़ी चुनौती चंद्रशेखर आजाद मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, कितने बच्चों के जीवन के साथ खेल हो गया, धोखा हो गया। अब तक वो भर्ती शुरू नहीं की, हम कई बार आवाज उठा चुके हैं। अब तो कानून बना दिया उन्होंने, कहा कि 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उम्र कैद की सजा। और जो बच्चों का भविष्य खराब हुआ, जिनकी एज निकल जाएगी, उनका क्या होगा? बीएड वालों का क्या होगा? बीटीसी वालों का क्या होगा? मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप चुनौती पूछ रहे हैं ना, जनता को तैयार करना चुनौती है। जितनी ज्यादा दूर नजदीक तक चले जाएंगे उतना जनता तैयार हो जाएगी। जनता तैयार हो जाएगी, वोट जनता को देना, वोट डालने में कोई पैसा नहीं खर्च होता है। तो जनता तैयार हो गई।